चलिए बच्चों आगे चलते हैं। किस तरह से हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सेलरेटिंग बॉडीज पर लगा सकते हैं, इस बात को हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स सारे के सारे कामों के लिए बट हमें एफबीडी बनाना तो आना ही चाहिए, उसमें तो कोई मतलब दो राय है ही नहीं। एफबीडी बनेगी तभी जाके सवाल हमसे बन पाएंगे। तो चलिए मैं कुछ सवाल आपको कराता हूं और सवालों के थ्रू आपको कुछ बातें समझाता हूं। सबसे पहले लेट्स से आपके पास ऐसे एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है। बड़ा ध्यान रखना कि इस चैप्टर में सारी सरफेसेस स्मूथ ही होंगी और रफ सरफेसेस तो अगले चैप्टर में होगी फ्रिक्शन में, ठीक है ना। इस स्मूथ सरफेस पर हमने दो ब्लॉक रखे हुए हैं। इस स्मूथ सरफेस पर हमने बेटा दो ब्लॉक रखे हुए हैं ऐसे। इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ऐसे टच कर रखें। और मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को ऐसे किसी F फोर्स से पुश किया है, कैपिटल F फोर्स से पुश किया है। जो सवाल कहूं बेटा वही करना है, ठीक। पहला सवाल, ड्रॉ FBD ऑफ m1। दूसरा सवाल, ड्रॉ FBD ऑफ m2। तीसरा सवाल, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन देम, मतलब m1 पर न्यूटन्स लॉ लगाओ, m2 पर न्यूटन्स लगाओ एंड फाइंड देयर एक्सेलरेशंस, उनके एक्सेलरेशंस निकालिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना होगा। इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना होगा। फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम, व्हेन आई से देम आई मीन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ठीक है। सुनो बेटा, सबसे पहले ये आपकी रफ सरफेस, इस रफ सरफेस पर लेट से आपके पास ये रहा m1 मास का ब्लॉक। इस पर कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले ऑब्वियस बात है कि अर्थ पुल करेगी नीचे की तरफ m1g से। इस m1g के कारण ये ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, तो नीचे वाले सरफेस इसको पुश कर देगी ऊपर। नीचे वाले सरफेस, ग्राउंड ने इसको जिस फोर्स से पुश किया है वो ग्राउंड के द्वारा इस पर लगाया गया नॉर्मल है ऑब्वियसली। इस m1 मास के ब्लॉक को हमने ऐसे पुश किया है किसी F फोर्स से, जो कि हमें सवाल के अंदर बता रखा है। तो ऑब्वियस बात है कि ये m1 मास का ब्लॉक राइट जाना चाहेगा। जैसे ये ब्लॉक राइट जाना चाहेगा, ये m1 जो होगा ये m2 को पुश करेगा। जो पुश m2 पर राइट लगेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, वही पुश m1 पर लेफ्ट लगेगा। और मान लेते हैं कि इस m1 मास के ब्लॉक के पास इस तरफ एक्सेलरेशन है a, ठीक है। ये तो FBD हो गई m1 की। ऐसी ही FBD हम एक बार m2 की भी बना लेते बेटा। m2 की अगर मैं FBD बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। ये रहा आपका m2। सबसे पहले इस m2 मास के ब्लॉक को अर्थ पुल करेगी नीचे की तरफ, कितने फोर्स से, m2g से। ये तो वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण ये m2 आना चाहेगा नीचे, तो ग्राउंड इसको पुश करेगा ऊपर। ग्राउंड जिस फोर्स से अगर पुश करेगा उसकी वैल्यू विल बी m2। अब जैसे ही m ने m1 को पुश किया, m1 जो होगा वो आगे जाने के लिए इस m2 को पुश करेगा। m2 को जो पुश किया गया है दैट विल बी नॉर्मल। लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन। जैसे ही मैंने इस m1 को पुश किया, m1 आगे जाना चाहेगा। जैसे ही m1 आगे जाना चाहेगा, m1 m2 को धक्का लगाएगा आगे की तरफ। वही बाय एक्शन रिएक्शन पेयर वही धक्का m1 पर लग जाएगा पीछे। तो ये वाला नॉर्मल मैंने यहां दिखा दिया है और ये वाला नॉर्मल मैंने यहां दिखा दिया। और दोनों ब्लॉक जो हैं वो चिपक के, ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे किसी ब्लॉक को पुश करोगे तो दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे आगे की तरफ, और अगर एक साथ आगे की तरफ जाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन अगर a, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एक्सेलरेशन भी a। फेयर इनफ। अब पहला काम तो हो गया, FBD दोनों ब्लॉक की बन चुकी है। तीसरा सवाल, न्यूटन्स लॉ लगाओ और बताओ कि उनके एक्सेलरेशन क्या होंगे। बड़े आराम से बताएंगे। m1 मास के ब्लॉक को देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में कहां जा रहा है। आप बोलोगे सर वर्टिकल डायरेक्शन में तो कहीं नहीं जा रहा,
तो ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो किसी ने अगर ग्राउंड ने कितना नॉर्मल फोर्स लगाया अगर ये पूछेगा, हम कह सकते हैं कि N1 शुड बी इक्वल टू M1G। M2 मास का ब्लॉक तो आगे जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। हम बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि N2 शुड बी इक्वल टू M2G। ये तो ऑब्वियस से बड़ा कहानी थी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं। इस M1 मास के ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है राइट में, तो राइट में इस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं? आप बोलो सर F राइट में लग रहा है, N लेफ्ट में लग रहा है, तो कुल मिलाकर राइट में फोर्स लग रहा है F माइनस N, एंड दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड राइट, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू M1 इंटू A। इसी तरह से इस M2 मास के ब्लॉक को अगर देखो तो इसका एक्सेलरेशन है A इस तरफ। किसके कारण है ये एक्सेलरेशन? आप बोलोगे सर N2 तो वर्टिकल है, इसके कारण तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ नहीं सकता। M2G तो वर्टिकल है, इसके कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ नहीं सकता। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर आ सकता है तो इस डायरेक्शन के फोर्स के कारण ही आ सकता है, और वो फोर्स कौन है? नॉर्मल, इकलौता नॉर्मल। और ये नॉर्मल आया क्यों? कि हमने M1 मास के ब्लॉक को पुश किया, तो M1 मास के ब्लॉक ने M2 मास के ब्लॉक को पुश किया, वही पुश आपका नॉर्मल है। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दिस नॉर्मल शुड बी इक्वल्स टू M2A। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। हमने बेटा थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है। हमें कहा गया था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाइए, हमने बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा दिया। अगला सवाल मुझसे पूछा गया है कि अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन देम एंड फाइंड देयर एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन निकालो, निकाल देंगे। नॉर्मल और एक्सेलरेशन दो अननोन है, उनको सोल्व करने के लिए दो ही तो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूंगा तो नॉर्मल नॉर्मल तो हो जाएगा गायब, और मेरे पास आएगा F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A, और एक्सेलरेशन की बेटा वैल्यू आ गई है F अपॉन M1 प्लस M2। ये बेटा मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन। सर आपने नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम भी पूछ रखा है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में ये जो नॉर्मल फोर्स है ये भी पूछ रखा आपने। बिल्कुल बताएंगे। इस एक्सेलरेशन को उठाओ और यहां रख दो या यहां रख दो, आपका n आ जाएगा, और इसको रखते ही मेरे पास n की वैल्यू आ गई है। प्यारे वाली बात को क्या वैल्यू आ गई है? M2F अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा आ गया नॉर्मल, ये आ गया बेटा हमारा नॉर्मल। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं इसमें एक पांचवा सवाल और पूछ रहा हूं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हमने सारे के सारे सवाल कर लिए हैं। अब मैं पांचवें सवाल पे आ रहा हूं। पांचवा सवाल ये है, ड्रॉ FBD ऑफ M1 प्लस M2। अब आपका जो सिस्टम है वो M1 नहीं है, M2 नहीं है, M1 प्लस M2 आपका सिस्टम है, ठीक है। ड्रॉ FBD ऑफ M1 प्लस M2 एंड अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन इट। इस पर न्यूटन्स लॉ लगाओ। बिल्कुल लगाएंगे। अगले पेज पे लगा लूं? चलो ठीक है। अगर आप मुझे कहते हो कि सर M1 प्लस M2 की FBD बनाओ, बिल्कुल बनाऊंगा। ये रहा मेरा M1, ये रहा मेरा M2, और M1 और M2 पर इस तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है F, नीचे की तरफ लग रहा है M1G, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल N1, नीचे की तरफ लग रहा है M2G, ऊपर की तरफ जमीन ने लगा रखा है नॉर्मल। M1 ने M2 को पुश किया बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, M2 ने भी M1 को पुश किया। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में ऑफ कोर्स अपोजिट होंगे। ये वाला नॉर्मल फोर्स अगर आप ना भी दिखाओ ना तब भी काम चल जाएगा। यू कैन इग्नोर देम, यू कैन। सर पहले तो इग्नोर नहीं किया था बेटा, पहले इग्नोर इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पर तुम M1 की FBD बना रहे थे। तब M1 पर तो इधर की तरफ M2 ने लगाया है, M2 की FBD बनाई थी, तो ये वाला n इग्नोर नहीं किया था, बल्कि यही n तो जिम्मेदार था इसको सामने की तरफ एक्सेलरेशन A देने के लिए। लेकिन अब हमें FBD किसकी बनानी है? ना तो M1 की ना M2 की, बल्कि M1 प्लस M2 की। जैसे आप पूरे सिस्टम की FBD बनाने जाओगे वैसे बड़ा सारी कहानी पलट जाएगी। अब ये जो नॉर्मल लगा है इस पर आगे और इस पर पीछे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये एक तरह से आपके हो गए हैं इंटरनल फोर्सेस।
जो भी इंटरनल फोर्सेस होंगे वो हमेशा इस तरह से पेयर बनाकर कैंसिल कर देंगे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। सामने की तरफ पूरे के पूरे सिस्टम पर इकलौता फोर्स है, पूरे सिस्टम पर, दिस इज द एंटायर सिस्टम, इस पूरे के पूरे सिस्टम पर सामने की तरफ इकलौता फोर्स है, कौन सा? F। सर वो नहीं है क्या N1 N2 M1G M2G? नहीं, ये सारे के सारे तो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक फोर्स देखो, और पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, वो है F। ये N लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बोल देना F शुड बी इक्वल टू सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मास है सिस्टम का? सिस्टम का मास है m1 प्लस m2। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास बड़े प्यार से आ गई है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F अपॉन m1 प्लस m2। बढ़िया आंसर। आई रियली होप सारे के सारी बात बेटा आप तो समझ ही गए होंगे, इतने अच्छे बच्चे हो। चलिए बेटा एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं। ऐसा सा ही सवाल है, आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ये जो सरफेस है बड़ा स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल, इस पर मैंने ऐसे कुछ ब्लॉक्स रखे हैं बेटा, ठीक है? ऐसे 3 ब्लॉक हैं, दिस ब्लॉक इज A, दिस ब्लॉक इज B, दिस ब्लॉक इज C। ब्लॉक A का जो मास है वो बेटा एक बार के लिए m1 है, इसका मास बेटा m2 है, और इसका मास m3 है। और इन ब्लॉक्स को मैंने आइडियल स्ट्रिंग से बांध रखा है बेटा। आइडियल स्ट्रिंग आप लोग जानते हो किसको बोलते हैं बेटा? मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग में क्या खास बात होती है? उसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम होती है। आई होप यू डू रिमेंबर दैट, है ना? तो ये है आपकी दोनों के दोनों आइडियल स्ट्रिंग्स, ठीक है? इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हमने किसी एक्सटर्नल फोर्स F से इधर की तरफ पुल किया, ठीक है ना? सवाल क्या है? पहला सवाल, ड्रॉ FBD ऑफ A, B एंड C। A की FBD बनाओ, B की बनाओ, C की बनाओ। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन देम। A पर, B पर और C पर न्यूटन्स लॉ लगाओ। फाइंड, बेटा इस स्ट्रिंग को मैं स्ट्रिंग 1 बोल रहा हूं, इस स्ट्रिंग को मैं स्ट्रिंग 2 बोल रहा हूं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। बेटा ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ। तीसरा सवाल, सॉरी चौथा सवाल बेटा, फाइंड टेंशंस इन स्ट्रिंग्स। बेटा जो रस्सियां हैं उनमें कितनी कितनी टेंशन होगी ये बताइए। चलिए आराम से करते हैं, इत्मीनान से करते हैं। चलिए बनाते बेटा FBD। सबसे पहले एक मिनट यही बना दूं इसी में। चलो ये जो m1 मास का ब्लॉक है इसको अर्थ पुल करेगी नीचे की तरफ, कितने फोर्स से? m1g से। तो ऑफ कोर्स ये आना चाहेगा नीचे, तो जो नीचे वाली सरफेस है इसको पुश करेगी ऊपर की तरफ किसी न किसी नॉर्मल फोर्स n1 से, ठीक है? आपने जैसे इसको F से आगे खींचा, ये जाना चाहेगा आगे, मान लो आगे जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो पीछे वाली रस्सी तन जाएगी। जैसे रस्सी तन जाएगी, रस्सी का काम तो सिर्फ और सिर्फ पुल करना है, तो रस्सी इस m1 मास के ब्लॉक को पुल करेगी अपनी तरफ किसी न किसी फोर्स T1 से। बन गया काम? m1 मास के ब्लॉक की FBD बन गई। अब m2 मास के ब्लॉक पे आते हैं। m2 मास के ब्लॉक को देखो, जैसे ये रस्सी तन गई, रस्सी के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हर जगह टेंशन सेम, क्योंकि तो आइडियल स्ट्रिंग है। तो
तो यहां पर भी टेंशन T1। रस्सी का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, खींचना। तो ये रस्सी इसको खींचेगी इस तरफ, कितने से, T1 से। नीचे की तरफ ऑफ कोर्स अर्थ पुल कर रही है बेटा, कितने से, M2G से। ये आना चाहेगा नीचे तो सरफेस इसको पुश कर देगी ऊपर किसी न किसी फोर्स N2 से। जैसे ये ब्लॉक जाना चाहेगा आगे, पीछे वाली रस्सी तन जाएगी। उसमें टेंशन क्या होगी पता नहीं कितनी होगी, चलो T2 मान लेता हूं। जैसे रस्सी तन गई है उसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि रस्सी का काम सिर्फ और सिर्फ खींचना है, पुश करना तो है नहीं। जैसे ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ये वाला ब्लॉक इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन भी ऑफ कोर्स सामने की तरफ ए ही आएगा। यहां तक ठीक है बेटा। यहां पर टेंशन T2, यहां पर T2, यहां पर T2, यहां पर T2, तो यहां पर भी टेंशन T2। रस्सी में अगर टेंशन T2 है तो रस्सी इस ब्लॉक को खींचेगी अपनी तरफ, कितने फोर्स से, T2 से। इस पर नीचे की तरफ ऑफ कोर्स M3G लगेगा, कुछ ना कुछ नॉर्मल लगेगा, दैट विल बी M3। जब ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से आगे जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक भी तो इनके साथ जुड़ा हुआ ही है, तो इसका एक्सेलरेशन भी ऑफ कोर्स सामने की तरफ ए आएगा। अगर कोई N1 की वैल्यू पूछेगा, M1G, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। कोई N2 की वैल्यू पूछेगा तो M2G, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। कोई N3 की वैल्यू पूछेगा तो M3G, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। आगे चलते हैं और न्यूटन से लगाते हैं। M1 मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है राइट में, और राइट डायरेक्शन में फोर्स है F माइनस T1। मेरे पास आ गया F माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1 इंटू ए। सही लिखा। M2 मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है राइट में, तो राइट डायरेक्शन में इस पर कितना फोर्स लग रहा है, राइट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है T1 माइनस T2, क्योंकि T2 पीछे ना, T2 पीछे है, तो इस तरफ नेट फोर्स कितना हो गया, T1 माइनस T2। अब बड़े आराम से बोल सकते हैं कि T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू ए। बड़ा उस M3 मास के ब्लॉक पे आना। M3 मास के ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो उसका एक्सेलरेशन है राइट साइड में। राइट साइड में ये एक्सेलरेशन किसके कारण है, इकलौता फोर्स है कौन, T2। पीछे तो कुछ लगेगा, तो T2 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T2 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए बेटा बन गई अपनी बात। तो सवाल में पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। T1, T2 और A कितने अननोन है, 3। उनको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 3। हो जाएंगे सॉल्व। मुझे लगता है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को, 2 को और 3 को अगर ऐड कर दूं तो काम बन जाएगा। ऐड करूंगा तो ये T1 T1 गायब, T2 T2 गायब। F इज इक्वल्स टू, इधर से ऐड किया तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू सटाक से आ गई है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इस एक्सेलरेशन को उठाकर यहां रख दोगे तो T1 आ जाएगा, यहां उठा के रख दोगे तो T2 आ जाएगा। ठीक है, जैसी इच्छा हो वैसे कर लो। चलो मैंने उसको उठा के यहां रखा, तो सॉरी मैंने इसको उठा के यहां रखा तो T2 की वैल्यू आ गई है। बट T2 की वैल्यू क्या आ गई है, T2 की वैल्यू आ गई है M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसी एक्सेलरेशन मैंने उठा के यहां पर रखा तो T1 की वैल्यू आ गई M2 प्लस M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये बेटा आपके आंसर्स आ गए। ये बेटा आपके आंसर्स। आई होप बेटा सारी की सारी सिचुएशन आपके समझ में आ गई। फिर भी मैं एक बात और बोलूंगा, अगर कोई बच्चा ये कह दे कि सर ये 3 ब्लॉक, इसका मास M1, इसका मास M2, इसका मास M3, और इस तरफ फोर्स है F, और तीनों का ही एक्सेलरेशन इस तरफ है सेम A, क्या सर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरे सिस्टम पे लगा सकता हूं? हाँ बेटा बिल्कुल लगा सकते हो। पूरे सिस्टम पर अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओगे तो ये जो T1 इस पर पीछे लगा है और इस पर आगे लगा है वो कैंसिल, ये जो T2 इस पर पीछे लगा है और इस पर आगे लगा वो क्या हो गया, कैंसिल। और इस पूरे सिस्टम पर सामने की तरफ राइट साइड में इकलौता फोर्स है कौन सा, F, और आप डायरेक्ट कह सकते हो F शुड बी इक्वल टू सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3।
m1 प्लस m2 प्लस m3। हमारा एक्सेलरेशन ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते थे। अगेन हमारा एम बेटा ऑफ कोर्स आंसर लाना थोड़ी है, हमारा एम तो एफबीडी बनाना, न्यूटन्स लॉ लगाना, ये हमारा ज्यादा एम रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आई रियली होप कि बेटा आपको धीरे धीरे ये सारे के सारे एफबीडीज बनाना आ गई होंगी। बाकी ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम ओवर ट्राई करेंगे हमें बड़े आराम से आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल करते हैं बेटा, एक सवाल करते हैं, अच्छा सा ही सवाल है, सुनिए। मेरे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा और ये एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है। ये वाले जो सरफेस है मेरे प्यारे बच्चों ये स्मूथ है। ठीक, और हमने क्या किया कि इस सरफेस पर ऐसे दो ब्लॉक्स पड़े, आइडियल स्ट्रिंग से बंधे हुए दो ब्लॉक्स पड़े, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। इसका मास 20 kg, इसका मास बेटा 30 kg। ठीक, यहां तक ठीक है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं 300 न्यूटन के एक्सटर्नल फोर्स। बीच में जो स्ट्रिंग लगी हुई है मेरे बच्चे ये आइडियल है। आइडियल मतलब मासलेस मान लेना। ऑफ कोर्स बड़ा अगर इस तरह से अगर पुल करोगे तो ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे, नीचे भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि बेटा मान लो कि mg का ये वाला कंपोनेंट अगर बड़ा हुआ तो नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लें, कोई दिक्कत नहीं। आराम आराम से जो कहूं सिर्फ वही करना है। पहला सवाल पार्ट्स में करना है बेटा। सवाल ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ए की एफबीडी अलग बनानी है, बी की एफबीडी अलग बनानी है। दूसरा सवाल अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन देम, बेटा उन पर न्यूटन्स लॉ लगाओ एंड फाइंड देयर एक्सेलरेशंस एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। रस्सी में टेंशन बताओ। बिल्कुल बताएंगे, आराम से बताएंगे, कोई लोड नहीं है, सब कर लेंगे। मैं करूं? चलो बेटा मैं थोड़ा साइड बना देता हूं। ये मान लीजिए आपका बड़ा इंक्लाइन प्लेन, ये आपका एंगल 30। सबसे पहले इस 20 kg ब्लॉक को लेता हूं। ये आपका 20 kg का ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक ए। सबसे पहले कौन से फोर्सेस? सबसे पहले नीचे की तरफ तो mg, नीचे की तरफ mg दैट इज 200। बट आप जानते ही हो इस mg के दो कंपोनेंट आते हैं। इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग mg साइन थीटा, इस तरफ mg कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख दो तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। इस तरफ आएगा mg का साइन थीटा, थीटा इज ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला एंगल, दैट इज mg साइन 30। इस तरफ आएगा आपका mg cos 30। ये जो सरफेस होगी इसको पुश करेगी ऐसे किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से, लेट से n1। और ऊपर की तरफ बड़ा एक 300 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स तो पहले से है। मैं मान लेता हूं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे अप द इंक्लाइन है ए, अप द इंक्लाइन है ए। सर आपको पता कैसे चला कि इसका एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन है? बेटा पता नहीं चला, मैंने मान लिया। ठीक है, अगर मान लो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो फिर वो ऊपर की बजाय नीचे की तरफ आ जाएगा। एक फोर्स और है,
जैसे ही ब्लॉक जाना चाहेगा ऊपर, रस्सी तन जाएगी, रस्सी इसको खींचेगी नीचे की तरफ किसी न किसी फोर्स टेंशन टी से। मैं मान लेता हूं कि इस रस्सी में टेंशन है टी, तो रस्सी इसको खींचेगी नीचे की तरफ टी से। सारा काम बन गया। जो हमारा 10 kg का ब्लॉक है उसकी, सॉरी बेटा 10 नहीं, 30 kg का जो ब्लॉक है उसकी FBD भी बना लेते हैं। यहां अगर टेंशन टी तो यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, क्योंकि रस्सी तो आपकी मासलेस है। तो रस्सी का काम है खींचना, तो वो इसको खींचेगी अप द इंक्लाइन। इसका mg लगेगा ऐसे, दैट विल बी 300। 300 के दो कंपोनेंट, अलोंग द इंक्लाइन आएगा 300 का साइन 30, इस तरफ आएगा 300 का cos 30। इस 300 के cos 30 के कारण ये आना चाहेगा ऐसे, तो सरफेस इसको पुश करेगी ऐसे N2 से। अब बड़ा वही कहानी, ये वाला ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ मान लो 5 सेंटीमीटर जाएगा तो ये वाला ब्लॉक भी ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर जाएगा। इसकी वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी तो इसकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। दोनों रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो अगर उसका एक्सेलरेशन अगर अप द इंक्लाइन ए है तो इसका एक्सेलरेशन भी अप द इंक्लाइन ए है। पहला काम तो हो गया, हमने दोनों ब्लॉक्स की FBD बना ली है। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन देम। पूछा कि न्यूटन्स लॉ लगाओ, लगाएंगे। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मतलब कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब n1 की जो वैल्यू है वो 200 cos 30 के बराबर होनी चाहिए। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर कोई n1 पूछता, हालांकि पूछा नहीं है, तो उसकी वैल्यू आएगी 200 cos 30। cos 30 इज √3/2, इट कम्स आउट टू बी 100 √3 न्यूटन। इसी तरीके से ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन तो अप द इंक्लाइन है, तो इसका मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, तो N2 शुड बी इक्वल टू दिस। तो कोई मुझसे N2 पूछेगा तो बड़े आराम से बोल दूंगा दैट इज 300 cos 30। cos 30 इज √3/2, बड़ा दैट कम्स आउट बी 150 √3 न्यूटन। किसी ने पूछे नहीं था, हमने लिख दिया। चलिए बेटा, हम एक्सेलरेशन वगैरह निकालने का एम करते हैं। इस 20 kg के ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ। किस तरफ? इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ये जा रहा है अप द इंक्लाइन, तो देखो तो सही अप द इंक्लाइन फोर्स कितना है। अप द इंक्लाइन फोर्स है 300 ऊपर, नीचे की तरफ 200 sin 30, बेटा 200 sin 30 इज 100, नीचे की तरफ t। बेटा समझ तो आ गया होगा ना। एक्सेलरेशन है अप द इंक्लाइन, तो नेट फोर्स भी कैसे लिखेंगे? अप द इंक्लाइन। अप द इंक्लाइन फोर्स कितना है? दिस माइनस दिस माइनस दिस, एंड दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 20 इनटू। इसी तरह से इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन। अप द इंक्लाइन आखिर फोर्स कितना है? आप बोलोगे सर इस पर अप द इंक्लाइन फोर्स है T माइनस 300 का sin 30, बड़ा 300 का sin 30 विल बी ऑफ कोर्स 150, एंड दिस अप द इंक्लाइन नेट फोर्स विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल्स टू 30 इनटू। बन गया अपना काम। बड़ा एक काम करना, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो t तो गायब हो जाएगा। 300 माइनस 100 माइनस 150 इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया तो 50 इंटू ए, बड़ा 300 में से 250 गया, कितना बच गया? 50 इज इक्वल्स टू 50 इंटू ए। एक्सेलरेशन की बड़ा वैल्यू आ गई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है इसका मतलब हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल सही ली है। अगर यही एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आया होता तो इसका मतलब बड़ा एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन नहीं है, डाउन द इंक्लाइन। इसी एक्सेलरेशन को उठाओ बेटा, और उठाकर या तो यहां रख दो या बड़ा यहां रख दो। दोनों ही केस में आपका टेंशन भी आ जाएगा। रखता हूं बेटा, T माइनस 150 यहां रख रहा हूं, शुड बी इक्वल टू 30 इंटू ए को मैंने लिख दिया है 1, तो टेंशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है 180 न्यूटन। ये लो अच्छा, टेंशन आपका 180 न्यूटन। आई एम रियली होपिंग कि बेटा तुम लोग सारी की सारी FBD वगैरह बनाना बड़े आराम से सीख चुके हो, और ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें तो ये है। आगे चले।
अगर आप चाहो तो बड़ा इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑन ए प्लस बी भी लगा सकते हो। लगा के दिखाऊं? चलो, इतनी जिद कर रहे हो तो लगा के दिखाया था। हमारा आंसर तो आ चुका है, बस बेटा तुम जिद कर रहे हो इसलिए कर रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल, ये बड़ा इंक्लाइन प्लेन, ये वाला एंगल थीटा। नीचे वाले ब्लॉक का मास था 30, ये रस्सी, ये 20 kg का ब्लॉक। ऊपर की तरफ बेटा तुमने एक फोर्स लगा रखा है 300 न्यूटन। इसमें टेंशन पीछे T, इसमें टेंशन T आगे T। अगर आप पूरे सिस्टम की एफबीडी बनाने के मूड में हो तो ये वाला T ना भी दिखाओगे तब भी चल जाएगा। इस पर 200 लगा ऐसे, उस 200 के दो कंपोनेंट ऐसे। दिस इज 200 का cos 30, इधर की तरफ 200 का sin 30। ऑफ कोर्स बड़ा यहां पर कोई ना कोई नॉर्मल। इस 30 को देखूं तो 300 ऐसे, 300 के दो कंपोनेंट, इधर की तरफ 300 का sin 30, इधर की तरफ 300 का cos 30। इसको बैलेंस करने के लिए इंक्लाइंड प्लेन पुश करेगा किसी न किसी नॉर्मल M2 से। ये इसको बैलेंस, ये इसको बैलेंस, और पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है अप द इंक्लाइन। कितना मेरे बच्चे? अप द इंक्लाइन पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है ए, तो अप द इंक्लाइन पूरे सिस्टम पर फोर्स कितना है? आप बोलोगे सर पूरे सिस्टम पर अप द इंक्लाइन फोर्स है दिस माइनस दिस माइनस दिस। सर ये टी क्यों नहीं लिख रहे? लिखना चाहो लिख दो। एक बार तुम इसको माइनस टी लिखोगे, एक बार प्लस टी लिखोगे। भाई ऊपर वाले को प्लस लिख रहे हो, नीचे वाले माइनस लिख रहे हो, तो एक बार इसको माइनस टी, एक बार प्लस टी, कैंसिल हो जाएगा। ये तो इंटरनल फोर्स है। अब तुम बेटा 20 की एफबीडी थोड़ी बना रहे हो, 30 की थोड़ी बना रहे हो, 20 प्लस 30 पूरे सिस्टम की बना रहे हो, तो ये वाला फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा? कैंसिल। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इस पूरे सिस्टम पर अप द इंक्लाइन जो फोर्स लगेगा दैट विल बी 300 माइनस 100 माइनस 150 एंड इट शुड बी इक्वल टू सिस्टम का मास। सिस्टम का मास इज ऑफ कोर्स 30 प्लस 20 इंटू ए, और एक्सलरेशन की बड़ा वैल्यू आपके पास आ गई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह का कभी सवाल आएगा तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मचा दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, बड़ा हेडिंग लिखिए, एटवुड मशीन। बहुत ही बेसिक सा अरेंजमेंट है, बहुत ही बेसिक सी बातें, आराम से बड़ा सुनिएगा, समझिएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूटन्स लगाना सीखिएगा। ठीक है, बाकी सब तो बड़ा हो ही जाता है। आपके पास बड़ा सबसे पहले एक पुल्ली है, स्मूथ बड़ा आइडियल टाइप्स पुल्ली है ऐसे। इस पुल्ली के ऊपर हमने एक रस्सी लपेट रखी है, हमने एक रस्सी लपेट रखी है। लेट्स से हमने ऐसे रस्सी लपेट रखी, ऐसे इस पर आइडियल मासलेस स्ट्रिंग हम लोगों ने लपेट रखी है। ऐसे ठीक है। इस ब्लॉक से हमने, इस रस्सी से हमने एक ब्लॉक बांध रखा है जिसका मास है m1। रस्सी से बेटा दूसरे एंड पर मैंने एक दूसरा मास बांध रखा है m2। सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो वर्टिकल प्लेन में पड़ा है बेटा। ये पुल्ली जो है ये फिक्स है बेटा, ये पुल्ली है, मैंने बीचों बीच से इसको हिंज कर रखा है। इट इज आइडियल पुल्ली, आइडियल पुल्ली, और बीचों बीच से मैंने इसको कर रखा है हिंज। आइडियल पुल्ली का अर्थ क्या है? चल बेटा आइडियल नहीं, मैं इसको स्मूथ पुल्ली लिखता हूं, क्योंकि आइडियल पुल्ली जो होता है ना उसका थोड़ा मास भी जीरो होता है। मैं इसको स्मूथ पुल्ली लिख रहा हूं, मैं इसको स्मूथ पुल्ली कह रहा हूं, और इसका मास माप को कैपिटल M दे रखा हूं। बीच से मैंने इसको हिंज कर रखा है, कील ठोक रखी है।
ये घूम सकता है, घूम तो सकता है, लेकिन पुल्ली के और रस्सी के बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब भी स्मूथ पुल्ली है, इस बात का अर्थ यह है कि पुल्ली और उसके ऊपर लिपटी हुई जो स्ट्रिंग है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। और अगर उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इट मीन्स दैट कि रस्सी के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टेंशन सेम आएगी, टेंशन सेम आएगी। ये जो रस्सी है, इसके लिए मैं फिर से बोल दूं कि ये आपकी आइडियल स्ट्रिंग है। पुल्ली अगर आपका स्मूथ है तो यहां टेंशन सेम होगी, टेंशन सेम होगी तो रस्सी बड़ा पुल्ली को ऑफ कोर्स खींचेगी अपनी तरफ टी से, तो रस्सी इस वाले पॉइंट पर भी पुल्ली को खींचेगी नीचे की तरफ टी से। रस्सी आइडियल है, इसलिए यहां टेंशन टी, तो यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, तो यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, तो यहां भी टेंशन टी। रस्सी का काम सिर्फ और सिर्फ खींचना है। इस M1 मास के ब्लॉक को ऑफ कोर्स अर्थ खींचेगी नीचे की तरफ M1G से, इस M2 मास के ब्लॉक को ऑफ कोर्स अर्थ खींचेगी M2G मास के फोर्स से नीचे की तरफ। यहां तक कहानी क्लियर है। इन दोनों टी के कारण प्लस इस पुल्ली का मास कैपिटल M है, तो अर्थ कैपिटल MG से नीचे की तरफ खींचेगी। इन सारे के सारे T कैपिटल MG और T के कारण ये पुल्ली आना चाहेगा नीचे, लेकिन हमने ठोक रखी है कील, वो कील इसको नीचे आने नहीं देगी। इस फोर्स और इस फोर्स के कारण पुल्ली आना चाहेगा नीचे, तो हिंज ऑफ कोर्स फोर्स लगा देगी ऊपर, और हिंज जो फोर्स इस पुल्ली पर ऊपर लगाएगी उसको हम नाम निकाल देंगे। क्या नाम निकाल देंगे? हिंज फोर्स। यहां तक बेटा मेरे ख्याल से कहानी सारी की सारी समझ में आ गई होगी। अब अगली बात, मैं ऐसा मान लेता हूं कि लेट से फॉर एग्जांपल कि M1 की वैल्यू M2 से बड़ी है, तो ऑफ कोर्स ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ a आएगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a आएगा। बस अब हम सब कर लेंगे। चलो बच्चों, M1 मास के ब्लॉक पर FBD बनाओ। सॉरी, FBD बन चुकी है, T ऊपर है, M1G नीचे है। न्यूटन्स लॉ लगाओ। इसका एक्सेलरेशन है नीचे, तो इस पर नेट फोर्स भी आना चाहिए नीचे। आखिर नेट फोर्स नीचे की तरफ है कितना? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि M1G माइनस T शुड बी इक्वल टू M1A। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इस M2 मास के ब्लॉक को देखो, इसका एक्सेलरेशन है ऊपर, तो नेट फोर्स आना चाहिए ऊपर। ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है? T ऊपर है और M2G छोटा है। अब एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स ऊपर होना चाहिए, नेट फोर्स ऊपर होना चाहिए, तो पक्का होता है कि T बड़ा है और M2G छोटा है। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स भी ऊपर। ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है? T ऊपर है, M2G नीचे है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया? दिस माइनस दिस। आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ गया T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। A और T दो अननोन, एक्सेलरेशन और टेंशन इन स्ट्रिंग दो अननोन। उनको सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स दो इक्वेशन बना तो रखी है, दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड किया तो टेंशन तो गायब, और हम बड़े प्यार से बोल पाएंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा आंसर है। और स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, चाहो तो याद भी रख सकते हो, ना भी याद रखो तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। इस तरह के सवाल हम बड़े आराम से निपटा भी सकते हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। आंसर याद हो तो अच्छी बात है, न याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सेलरेशन को उठा के यहां रख दो तो टेंशन आ जाएगा। भाई इस ए को उठाओ और यहां पुट कर दो तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। मैं लिख दूं डायरेक्टली, या फिर एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो ए तो वैसे गायब हो जाएगा, आपका टेंशन वैसे आ जाएगा। जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लो, या तो ए को उठा के यहां पटक दो, या ए को उठा के यहां पटक दो, या फिर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो मेरे पास आएगा M1G माइनस T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2। ए तो गायब हो गया, बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टेंशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2।
ये बेटा आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अगेन रिजल्ट बेटा स्टैंडर्ड है, चाहो तो याद कर लो, ना भी याद रखो तो आपको बेटा कोई खास फर्क पड़ना चाहिए नहीं। फेयर एनफ, इतनी सारी बातें समझ आ गई। मैं यहां पर एक बात और समझाना चाहता हूं, वो ये है कि ये हिंज फोर्स निकालना सिखाना चाहता हूं कि आखिर इस पुल्ली पर हिंज ने जो कील ठोक रखी है उसने ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाया वो भी निकाल सकते हैं अपन। देखो कैसे, ये आपका पुल्ली, इस पुल्ली को रस्सी खींच रही है नीचे की तरफ टी से, उस पुल्ली को रस्सी खींच रही है नीचे की तरफ टी से, इस पुल्ली को नीचे की तरफ अर्थ खींच रही है कैपिटल एम जी से। इन सब के कारण ये पुल्ली जाना चाहेगा नीचे, लेकिन तुम इसको बांध के बैठे हो। कैसे? हिंज ने ठोक रखा है और उसने ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखा है एफ एच। इस पुल्ली का एक्सेलरेशन है 0। सर इसका एक्सेलरेशन 0 क्यों है? बेटा बांध रखा है तूने, कील ठोक रखी है, तो पुल्ली कहीं जा नहीं सकता। पुल्ली कहीं जा नहीं सकता तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। बल्कि हिंज फोर्स ने अपनी वैल्यू को और डायरेक्शन को इस तरह से एडजस्ट किया है कि पुल्ली कहीं जाए नहीं। भाई हिंज का तो काम ही यही है कि वो इस पुल्ली को कहीं जाने नहीं देगा। और हम कह देंगे कि हिंज फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एम जी प्लस 2t। और हमारे पास हिंज फोर्स की वैल्यू आ गई कैपिटल एम जी प्लस 2t, दैट इज 4 टाइम्स m1 m2g अपॉन m1 प्लस m। नॉट टू रिमेंबर, ऐसा नहीं कि इसको भी याद कर लो, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन और टेंशन अगर हमें याद है तो काफ़ी सारे सवालों में वैसे हमें सहूलियत तो हो ही जाती है। ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ही बच्चे IIT एडवांस्ड या फिर बेटा ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करते हैं वो तो ऑफकोर्स बेटा बहुत सारी बातें वैसे भी याद नहीं करते, वो तो हर चीज़ को वैसे बेसिक से सॉल्व करना पसंद करते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर जेई मेन स्पेसिफिक हो तो वो अपना समय बचाने के लिए, या फिर बिट सेट स्पेसिफिक हो तो वो तो बेटा ऑफकोर्स हर चीज़ का फॉर्मूला बना ही लेता है ना। तो चलो आगे चले। मैं यहां पर एक चीज और सिखाना चाहूंगा इसी सेम सवाल के अंदर, है ना। ऐसे ट्रिक्स ही है, ठीक है। एक ट्रिक है, दैट इज न्यूटन्स लॉ अलोंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलोंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे लगाते हो, रस्सी के अलोंग कैसे लगाते हो? देखो ये पुल्ली, ये रस्सी, ये रस्सी, ये मेरे पास m1 मास का ब्लॉक, इसको अर्थ पुल कर रहा है m1g से। ये मेरे पास m2 मास का ब्लॉक, इसे अर्थ पुल कर रहा है m2g से। इसका एक्सेलरेशन ऐसे रस्सी से दूर a, इसका एक्सेलरेशन a रस्सी की तरफ a, ठीक है। यहां तक ठीक है। रस्सी जो है वो ऑफकोर्स बेटा, है ना, ऑफकोर्स रस्सी आना चाहेगी। भाई ये दो मास बांध रखे तो रस्सी तो नीचे आना चाहेगी। रस्सी नीचे आना चाहेगी तो रस्सी क्या करेगी? रस्सी क्या करेगी? रस्सी नीचे आने के चक्कर में रस्सी जो है वो पुल्ली को ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगी, ऐसे हर तरफ से यूं फोर्स लगाएगी। तो ऑफकोर्स जो आपकी रस्सी है उस पर पुल्ली भी ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक। मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना चाह रहा हूं अलोंग स्ट्रिंग। रस्सी के अलोंग कौन से फोर्स हैं? ध्यान से देखो, रस्सी के अलोंग इस पूरे सिस्टम पे m1 पर नहीं, m2 पर नहीं, पूरे सिस्टम पर रस्सी के अलोंग m1g है, रस्सी के अलोंग m2g है। ये जो टेंशन है ये एक तरह से इंटरनल फोर्स है, ठीक है। मैं दिखा दूंगा कैसे। और ये जो पुल्ली ने जो फोर्स लगाया है बेटा, ये तो रस्सी के अलोंग नहीं है, रस्सी के परपेंडिकुलर है। चलिए बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रिंग लगाने का मतलब ये है कि मैं सारे के सारे फोर्सेस अलोंग स्ट्रिंग वाले देखने। तो मेंटली एक काम करना, इस पूरी रस्सी को सीधा कर लो। मेंटली पूरी की पूरी रस्सी को इस तरह से सीधा कर लो ना। एक्चुअल में रस्सी सीधी नहीं हुई है बेटा, सिचुएशन तो वही है। हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे इमेजिन कर लिया, रस्सी को सीधा कर लिया, ठीक है। अब m1 मास के ब्लॉक पर रस्सी से दूर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है m1g। रस्सी ऑफ कोर्स पुल कर रही है t से, ठीक है।
m2 मास का जो ब्लॉक है उसको रस्सी अपनी तरफ पुल कर रही है T से, और रस्सी से दूर फोर्स लग रहा है m2 और इस m1 मास के ब्लॉक के पास रस्सी से दूर एक्सेलरेशन है a, और m2 मास के ब्लॉक का रस्सी की तरफ, m2 मास का ब्लॉक का मास का एक्सेलरेशन रस्सी की तरफ एक्सेलरेशन है a। तो इस डायग्राम को मैं इस डायग्राम की तरह इमेजिन कर सकता हूं। समझ आ गया बा? सिर्फ मैंने क्या किया, रस्सी को सीधा कर दिया है, FBD वैसे का वैसे रख दिया मैंने, सारी की सारी FBD मैंने ऐसे सीधा करके बना दी। अब ध्यान से देखो तो ये वाला T और ये वाला T तो इंटरनल फोर्स हो गया, और इस पूरे के पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है कितना? आप बोलोगे सर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड में A, और लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन है अगर A, तो लेफ्ट साइड में पूरे सिस्टम पर फोर्स कितना है? दिस माइनस दिस, दैट इज m1g minus m2g. This is the net force, and this net force must be equals to system का mass. System का mass is m1 plus m2 into a. आप बड़े आराम से इस तरह से बड़ा एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रिंग लगाकर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रिंग लगाकर। आई रियली होप बड़ा बात तो समझ ही गए होंगे। चलिए और सवाल करते हैं। बढ़िया, आपके पास मेरे प्यारे बच्चों सिचुएशन ऐसी है, ये बड़ा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये मेरे पास बड़ा कोई वर्टिकल है। यहां मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट से एक पुल्ली बांध दिया है, ऐसे स्मूथ पुल्ली है, पुल्ली का मास है कैपिटल M, लेकिन पुल्ली स्मूथ है। अब स्मूथ का अर्थ क्या है वो तुम बड़ा हल्का फुल्का जानते हो। पुल्ली स्मूथ है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैंने रस्सी लपेट रखी है तो रस्सी के इधर और इधर टेंशन सेम होगी। अब मैंने क्या किया कि इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर, ये आपके पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां एक ब्लॉक बांध रखा है, ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m1। ये एक आइडियल मासलेस स्ट्रिंग, ये एक दूसरा ब्लॉक जिसका मास है m2। ठीक है, ऐसा जुगाड़ है। ये मैं पहले बोल दूं कि ये आपकी आइडियल स्ट्रिंग है बेटा, ये आपकी आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब यहां टेंशन, यहां टेंशन, यहां टेंशन सेम, पुल्ली स्मूथ है तो यहां टेंशन और यहां टेंशन सेम, फिर यहां हर जगह टेंशन सेम। सवाल है बेटा, ड्रॉ FBD ऑफ ब्लॉक्स, बड़ा ब्लॉक्स की FBD बनाए, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन देम, बड़ा उन पर न्यूटन्स लॉ लगाएं, एंड फाइंड देयर एक्सेलरेशंस, बड़ा दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकालिए, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी में टेंशन, सब कर देंगे, सब कर देंगे। चलो करते बेटा स्टार्ट। सबसे पहले इस m2 मास के ब्लॉक को अर्थ पुल कर रही है m2g से, ये आना चाहेगी नीचे तो रस्सी तन जाएगी, रस्सी तन गई तो रस्सी में टेंशन आ गई है T, तो रस्सी इसको खींचेगी ऊपर की तरफ टेंशन T से। यहां टेंशन T तो यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T। रस्सी में अगर टेंशन T है तो रस्सी पुल्ली को नीचे खींचेगी टेंशन T से। पुल्ली स्मूथ है तो यहां पर टेंशन T तो यहां भी टेंशन T, रस्सी बेटा ऑफ कोर्स पुल्ली को खींचेगी ऐसे टेंशन T से।
यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, तो रस्सी खींचेगी m1 मास के ब्लॉक को इधर की तरफ टेंशन टी से। इस m1 मास के ब्लॉक को अर्थ पुल करेगा किसी न किसी फोर्स m1g से, उसके कारण ये ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, सरफेस इसको पुश करेगी ऊपर, और सरफेस इसको जिस फोर्स से पुश करेगी दैट फोर्स इज बड़ा लेट्स द नॉर्मल। एक बात और, ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ये राइट जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन जितना नीचे उसका एक्सेलरेशन इतना ही राइट। अब हम सब कर देंगे। m2 मास के ब्लॉक पर एक्सेलरेशन है नीचे, तो नेट फोर्स नीचे कितना, दिस माइनस दिस। हम कह सकते हैं कि m2g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है राइट, नॉर्मल और mg तो वर्टिकल में थे, राइट साइड में तो इकलौता फोर्स है, कौन सा, t। दिस t शुड बी इक्वल टू m1a। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया m2g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू बड़े प्यार से आ गई है m2g अपॉन m1 प्लस m2। इस एक्सेलरेशन मैंने उठा के यहां पर रखा तो टेंशन की वैल्यू आ गई है m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास टेंशन। फेयर इनफ, हमने सारा काम कर दिया है। अब मैं एक चीज और करना चाहता हूं, सुनना बेटा। इस पुल्ली को देखो, इस पुल्ली पर कौन से फोर्स हैं। पुल्ली का मास है कैपिटल M, तो कैपिटल mg तो नीचे की तरफ, रस्सी इधर की तरफ खींच रही है T से, रस्सी नीचे की तरफ खींच रही है T से, ठीक है। नीचे की तरफ है T प्लस mg, राइट साइड में है T। सुनना इस बात बेटा, नीचे की तरफ है T प्लस mg, इधर की तरफ है T। इतना तो बड़ा वेक्टर हम लोगों को आता ही है कि इन सब का रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ, एंड दैट विल बी अंडर रूट ऑफ। बड़ा जरा सोचो, इस तरफ फोर्स F1 है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स F2 है, तो रिजल्टेंट फोर्स आता है रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। याद तो है। तो इधर है आपका T और इधर है आपका बेटा T प्लस mg, तो रिजल्टेंट आएगा T स्क्वायर प्लस T प्लस mg का होल स्क्वायर। इन सब का रिजल्टेंट आया ऐसे, उसके कारण पुल्ली जाना चाहेगा ऐसे। कोई जाने देगा क्या? आप बोलोगे ना सर, यहां से हमने इसको कर रखा है हिंज, और जो हिंज होगी वो ऑफ कोर्स उतना ही फोर्स लगा देगा इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो रिजल्टेंट फोर्स था इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इस हिंज फोर्स की जो वैल्यू होगी बेटा वो इस फोर्स के बराबर आ जाएगी। तो अगर कोई मुझसे हिंज फोर्स पूछेगा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये जो मैंने काम किया बेटा, ये वाला काम IIT एडवांस्ड का सवाल है, IIT एडवांस्ड का सवाल है। आई होप बड़ा समझ होंगे। इस तरफ F1 और इस तरफ F2, तो नेट फोर्स क्या होता है रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। इधर है T, इधर है T प्लस mg, इनका रिजल्ट आएगा ऐसे, कितना, रूट ऑफ T का स्क्वायर प्लस T प्लस mg का स्क्वायर। जितना फोर्स इधर आएगा, हिंज ऑब्वियस बात है कि उतना ही फोर्स लगा देगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि हमारा जो पुल्ली है वो मूव ना कर सके। हमने तो बांध रखा है ना उसको ना। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बेटा। मैं इसी सवाल को एक तरीके से और बताना चाहता हूं, है ना, कैसे? अ लॉन्ग स्ट्रिंग, कैसे? सुनना बेटा, ये आपके पास M1 मास का ब्लॉक है, रस्सी ऐसे, ये आपके पास M2 मास का ब्लॉक है। M2 मास के ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M2G। ये है बेटा तेरा टेंशन T, यहां भी टेंशन T, यहां भी टेंशन T, ये है टेंशन T। इस तरफ है आपका M1G और इस तरफ है आपका नॉर्मल। इसका एक्सेलरेशन है ऐसे A, तो इसका एक्सेलरेशन भी है ऐसे A। ये जो फोर्सेस हैं ये अलोंग स्ट्रिंग नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ रस्सी के अलोंग फोर्सेस देखने के मूड में ही हूं।
इस पूरे के पूरे डायग्राम को इमेजिन करो रस्सी को सीधा करके। रस्सी को सीधा करके अगर मैं इमेजिन करूं तो मुझे ऐसा सा नजर आएगा। अरे बेटा एक मिनट, एक छोटी सी बात मेरे से रह गई। इसका एक्सेलरेशन ए नीचे तो इसका एक्सेलरेशन ए ऐसे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे मैंने इसको सीधा किया तो बेटा इस पर लग जाएगा m2g ऐसे, ये टेंशन T और ये टेंशन T तो ऑफ कोर्स क्या हो गया इंटरनल। जैसे मैंने इसको सीधा किया इसके पास एक्सेलरेशन आ गया इधर की तरफ a, इसके पास भी बेटा एक्सेलरेशन आ गया इधर की तरफ a। ये एक्सेलरेशन बेटा डायरेक्शन लिखने को दिक्कत तो नहीं है, वैसे तो इमेजिन कर लो कि इसको सीधा करना है, ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन इधर ही आ जाएगा। अगर वह इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो ये देखो कि इसका एक्सेलरेशन जो है m2 मास के ब्लॉक का वो रस्सी से दूर है, तो m2 मास का ब्लॉक जो का एक्सेलरेशन होगा वो रस्सी से दूर है। m1 मास का ब्लॉक तो ऑफकोर्स रस्सी की तरफ ही है। पूरे सिस्टम पर मैं कहूँ बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ, आप बोलोगे सर पूरे सिस्टम को इधर की तरफ खींचने के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो तो है m2g, एंड दैट शुड बी इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास, पूरे सिस्टम का मास है m1 प्लस m2 इंटू a। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी m2g अपॉन m1 प्लस m2। अगली बार बेटा इस तरह काम आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो कि मैं इस तरफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा रहा हूं अलोंग स्ट्रिंग, और इस पूरे सिस्टम को इधर की तरफ ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है m2g, एंड दिस m2g शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस का एक्सेलरेशन। हम डायरेक्ट इस तरह काम कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रिक है, जुगाड़ है, एक्चुअल तरीका तो ऑफ कोर्स जैसे हम प्रॉपर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं वही है। इससे बड़ा ऑफ कोर्स थोड़ा सा आंसर हमारा जल्दी आता है। हाँ बेटा कितनी बातें कर दी मैं, आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इस तरह की कहानी है। ये बेटा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर ये कोई वेज है, ये कोई वेज है, ठीक है ना। इसका जो एंगल है ये आपका बेटा थीटा है। फिक्स्ड वेज, वेज ना एक तरह से ब्लॉक ही है, ठीक है। और यहां एक आइडियल पुल्ली, अगर आइडियल शब्द यूज कर लें तो इसका मतलब पुल्ली स्मूथ भी है और मासलेस भी है। पुल्ली स्मूथ भी है और मासलेस भी है। तो अगर आइडियल पुल्ली है तो इट विल बी स्मूथ एज वेल एज मासलेस। मासलेस मतलब बेटा बहुत ही एक तरह से हल्का है, ठीक है। अब कहानी क्या बेटा सुनना, यहां पर एक m1 मास का ब्लॉक है, ये बेटा आइडियल स्ट्रिंग है, पुल्ली पर से यूं लपेटते 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 मैं यहां ले आया, ये m2 मास का ब्लॉक है। ये हमने जो रस्सी लपेट रखी है बेटा ये आइडियल है। दिस वन इज आइडियल। कहानी बेटा वही है, दोनों ब्लॉक्स की एफबीडी बनाएं और न्यूटन्स लॉ लगाएं और ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन और रस्सी में टेंशन पता करें। चलिए बेटा करते हैं। हाँ बेटा इस m2 मास के ब्लॉक को ऑफ कोर्स बेटा अर्थ पुल करेगा किसी न किसी फोर्स m2g से, उसके कारण ये ब्लॉक ऑफ कोर्स आना चाहेगा नीचे, तो रस्सी तन जाएगी तो यहां टेंशन T आ जाएगी। रस्सी अगर तन गई तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T। रस्सी बेटा पुल्ली को खींचेगी T से। बेटा आपका पुल्ली आइडियल है, स्मूथ है, तो यहाँ टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T। रस्सी पुल्ली को खींचेगी T से, यहाँ टेंशन T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T। रस्सी जो है वो ऑफ कोर्स बेटा ब्लॉक m1 को खींचेगी T से। इस m1 मास के ब्लॉक पर m1g लगेगा ऐसे,
उसके दो कंपोनेंट आएंगे। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन यू नो इट वेरी वेल, दैट इज m1g sin थीटा। अब थोड़ा याद ही हो गया वो, ये वाला आएगा m2g cos थीटा। इस m2g cos थीटा के कारण ये ब्लॉक आना चाहेगा ऐसे, तो सरफेस इसको पुश करेगी ऐसे। सरफेस जिस फोर्स से पुश करेगी वो आपका नॉर्मल है। ये नॉर्मल और m2g sin थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे। अब अगली कहानी, अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये अप द इंक्लाइन जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर अगर वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा तो ये 10 सेंटीमीटर अप द इंक्लाइन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है तो इसका एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन ए है। सर आपको पता कैसे चला कि ये नीचे आएगा और ये अप द इंक्लाइन जाएगा? सर उल्टा भी तो हो सकता है कि ये डाउन द इंक्लाइन जाए और ये उतना ही ऊपर जाए, हो भी सकता है बेटा, मैं तो मान लिया। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम कह देंगे कि इसका उल्टा है। तो आपको डायरेक्शन वायरेक्शन की इतनी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपन तो न्यूटन्स लॉ पे आते हैं। m2 मास के ब्लॉक पर एक्सेलरेशन दिखा रखा है नीचे, तो नेट फोर्स भी नीचे, कितना? दिस माइनस दिस। m2g माइनस टेंशन शुड बी इक्वल टू m2 इंटू ए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दूसरे ब्लॉक को देखो, इसका एक्सेलरेशन है अप द इंक्लाइन, कितना? एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन, तो नेट फोर्स भी अप द इंक्लाइन, कितना? दिस माइनस दिस, दैट इज t माइनस m1g sin थीटा, एंड इट शुड बी इक्वल टू ऑफ कोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। आई रियली होप कि दोनों इक्वेशंस बड़ा आपको समझ में आ ही गए। सर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, बेटा एक्सेलरेशन चाहिए तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, t तो गायब भी हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा m2 माइनस m1 sin थीटा इंटू g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। बेटा उस m1 प्लस m2 को मैं नीचे ले आता हूं, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी आ सकता है, कब? जब m2 की वैल्यू m1 sin थीटा से बड़ी होगी। तो इसका मतलब m2 की वैल्यू जब तक m1 sin थीटा से बड़ी है तब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे और इसका एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर, जैसे हमने डायग्राम दिखा रखा है वैसा। अगर m2 की वैल्यू m1 sin थीटा के बराबर हो गई तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन तो जीरो आ जाएगा, तो बेटा दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर m2 की वैल्यू छोटी हुई और m1 sin थीटा की वैल्यू बड़ी हुई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? ऑफ कोर्स उस केस में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन दिखा रखा है एक्चुअल में एक्सेलरेशन उस तरफ नहीं है, उसके अपोजिट है। उस केस में इसका एक्सेलरेशन ऊपर और इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, इस ए को उठा के या तो यहां रख दो या इस ए को उठा के यहां रख दो, या फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। डिवाइड करते आपका टेंशन भी आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि m2g माइनस t माइनस m1g sin थीटा शुड बी इक्वल टू m2 अपॉन m1। जैसे हमने डिवाइड किया हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई है। बेटा क्या वैल्यू आ गई है? m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस साइन थीटा। बेटा एक बार आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से बेटा यही आंसर आएगा। ठीक है, आप फिर भी एक बार अपने दिल की तसल्ली के लिए चेक तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। आगे चलें। एक बात और बेटा, मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरे सिस्टम पे लगा सकता हूं अलोंग द स्ट्रिंग। अब सुनना, सिर्फ अलोंग द स्ट्रिंग लगाना है, मतलब रस्सी के अलोंग। ये बेटा आपकी रस्सी के अलोंग, रस्सी के अलोंग, रस्सी के अलोंग ऐसे लगाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज अगर यूं होगी ना क्लॉकवाइज, उसे तो हम ले लेंगे प्लस, कोई एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसे ले लेंगे नेगेटिव। पूरे सिस्टम को इधर की तरफ कौन से फोर्स ले जा रहे हैं? तो बच्चे बोले सर इधर की तरफ तो ले जा रहा है m2g और अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है m1g sin थीटा। टेंशन तो इंटरनल है, तो पूरे सिस्टम को इधर की तरफ घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन है? दिस माइनस दिस। तो मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स इज m2g माइनस m1g sin थीटा। दिस माइनस दिस, पूरे सिस्टम को इधर की तरफ ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? दिस माइनस दिस। दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास। पूरे सिस्टम का मास मेरे पास है m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन।
मैंने बेटा इस बार डायरेक्ट कर दिया, अदरवाइज आप चाहो बेटा फिर से पूरी रस्सी को सीधा करो और पूरा पूरा दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी दिखा सकते हो, इसमें किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एक सवाल और बेटा, एक सवाल बच्चे और। हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये बेटा कोई वेज है, फिक्स्ड वेज है, इस फिक्स्ड वेज का ये वाला एंगल अल्फा, बेटा ये वाला एंगल बीटा, यहां पर बेटा एक पुल्ली अपन ने बांध रखा है, स्मूथ पुल्ली बेटा। ठीक है, हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक रस्सी लपेट रखी अपन ने, ऐसे। हमने ऐसे एक रस्सी लपेट रखी, इस रस्सी के इधर वाले हिस्से पर हमने एक ब्लॉक बांध रखा है जिसका मास है m1। रस्सी के इधर वाले हिस्से पर मैंने एक ब्लॉक बांध रखा है जिसका मास है m2। रस्सी बेटा आपके आइडियल है, सरफेसेस ऑफ कोर्स बेटा आपकी स्मूथ है, इस चैप्टर में बेटा रफ सरफेस आएंगी नहीं। ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग बेटा वही सवाल है, find accelerations of blocks and टेंशन इन स्ट्रिंग। ये तुमने एक्चुअल सवाल लिख दिया, अदरवाइज बड़ा अगर तुम स्टेप्स में अगर सवाल लिखना चाहो तो मैं कहूंगा कि ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक, अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन ईच ऑफ देम एंड देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऐसे पार्ट्स में मेरे को बोलना चाहिए था। चलिए बच्चों करते हैं आराम से, इत्मीनान से। सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं, इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा m1g, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ आएगा, मेरे बच्चे जोर जोर से बोल रहे हैं, m1g साइन अल्फा, इधर की तरफ आएगा m1g का कॉस अल्फा। इस m1g के कॉस अल्फा के कारण ये ब्लॉक u आना चाहेगा, तो सरफेस इसको पुश कर देगी ऐसे, किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से n1 से। ऑफ कोर्स दिस इक्वल्स टू दिस, इस तरफ तो कोई मोशन होगा ही नहीं। ये इधर आना चाहेगा तो रस्सी तन जाएगी, रस्सी तन गई तो यहाँ पर टेंशन आ गया, लेट से t, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, तो यहाँ भी टेंशन t। रस्सी खींचेगी अपनी तरफ किसी न किसी फोर्स t से, इस पर m2g लगेगा ऐसे, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, अलोंग द इंक्लाइन आएगा m2g का साइन बीटा, याद करना बेटा, इधर की तरफ आएगा m2g का कॉस बीटा, इसके कारण ये ब्लॉक आना चाहेगा यूं, तो सरफेस इसको पुश करेगी ऐसे, सरफेस जिस फोर्स से पुश करेगी दैट इज लेट्स से n2। फेयर एनफ, चलिए बहुत अच्छा। आगे की क्या कहानी है? आगे की बेटा कहानी ये है कि अगर इसका एक्सेलरेशन a डाउन द इंक्लाइन, तो ऑफ कोर्स इसका एक्सेलरेशन a अप द इंक्लाइन। ऑब्वियसली बात है बेटा, ये अगर 5 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन जाएगा तो ये 5 सेंटीमीटर अप द इंक्लाइन जाएगा। अब तो अपन बचा देंगे बड़े आराम से। बेटा बोलना एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन फोर्स क्या है? डाउन द इंक्लाइन फोर्स है दिस माइनस दिस, ये वाले फोर्सेस तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है।
इधर की तरफ फोर्स आएगा m1g sin अल्फा माइनस टेंशन, इट शुड बी इक्वल टू m1 इंटू ए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दूसरे ब्लॉक को देखो, दूसरे ब्लॉक को अगर देखो तो टेंशन ऐसे m2g sin बीटा ऐसे, इसका एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन की तरफ फोर्स कितना है, ये और ये तो है नहीं, अप द इंक्लाइन फोर्स है दिस माइनस दिस, तो आप बोलोगे सर अप द इंक्लाइन फोर्स है t माइनस m2g sin बीटा एंड इट शुड बी इक्वल टू m2 इंटू ए। टी और ए दो अननोन, उनको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन, दो बना तो रखिए। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो बड़े आराम से हमारा सारा आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो एक्सेलरेशन की बड़ा वैल्यू आ गई है m1 sin अल्फा माइनस m2 sin बीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। इसी एक्सेलरेशन को उठा के या तो यहां रख दो या इसी एक्सेलरेशन को उठा के यहां रख दो तो टेंशन आ जाएगी, मतलब रस्सी में टेंशन आ जाएगी। और वो भी ना करने की इच्छा हो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो मेरे पास आएगा m1 g sin अल्फा माइनस टेंशन अपॉन टेंशन माइनस m2g sin बीटा इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, आप एक बार चेक कर लेना बच्चे, ठीक है। m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। हालांकि मैंने आंसर सही लिखा है बट फिर भी आप एक बार फिर से कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये हमने खूब बढ़िया से अच्छे से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना सीखा है और हमने काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल भी किए हैं। कोई बच्चा कहते हैं सर इसमें भी क्या हम अलोंग द स्ट्रिंग वाला काम कर सकते हैं? बेटा कर लेना। आप क्या करना, इस पूरे रस्सी को सीधा कर लेना और फिर वापस से पूरे सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी चलो मैं भी हल्का सा कर देता हूँ। ये पूरा सिस्टम मैं ऐसे मान रहा हूँ कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो पूरा सिस्टम यूं जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, यूं तो ले लेता हूँ मैं प्लस, ऐसे कुछ है तो उसको लूंगा प्लस, इसके अपोजिट होगा तो माइनस। पूरे सिस्टम को इधर की तरफ ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये। पूरे सिस्टम को इधर की तरफ ले जाने से रोक कौन रहा है? ये। तो इधर की तरफ स्ट्रिंग के अलोंग नेट फोर्स आ गया दिस माइनस दिस, m1g sin अल्फा माइनस m2g sin बीटा एंड इट शुड बी इक्वल टू सिस्टम का मास। सिस्टम का मास कितना है? m1 प्लस m2 इंटू ए। आप चाहो थोड़ा पूरा कर लेना, सारे रस्सी को सीधा करना, सारे फोर्स दिखाना, तभी बेटा आपका आंसर एग्जैक्टली सेम है। तो पूरे सिस्टम पर भी इस तरीके से बड़े आराम से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाकर कितने प्यार से आंसर निकाल सकते हैं, आपने इस बात को देखा ही होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक और सवाल, अच्छा सा सवाल है बेटा, सुनिएगा। ये आपके पास बेटा हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक पड़ा है ऐसे, m मास का ब्लॉक है, सरफेस बेटा आपकी टोटली जैसे मैंने कहा स्मूथ। इस ब्लॉक को हम ऐसे किसी F फोर्स से पुल कर रहे हैं, किसी F फोर्स से पुल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है KT, वेयर T इज टाइम, K कोई ना कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। मतलब फोर्स लगातार समय के साथ हम बढ़ाए जा रहे हैं। जिस फोर्स से मैं इस ब्लॉक को पुल कर रहा हूं उस फोर्स में लगातार समय के साथ बढ़ा रहा हूं, लेकिन इस फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रखा है ना वो फिक्स है। इस फोर्स ने बड़ा जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रखा है वो थीटा है, ये बड़ा आपका फिक्स। ठीक, इनिशियली आपका जो ब्लॉक था वो रेस्ट पे था, हमेशा तो नहीं,
लेकिन इनिशियली रेस्ट पे था। पहला सवाल, फाइंड द टाइम व्हेन block loses contact with ground। ग्राउंड से बेटा कब कांटेक्ट लूज करेगा, किस टाइम पर लूज करेगा वो बताओ। कब लूज करेगा कांटेक्ट ग्राउंड से, इसके लिए एक अल्टरनेट शब्द और भी यूज करते हैं बेटा, दैट इज ब्रेक ऑफ। एक शब्द और यूज करते हैं, ब्रेक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है। दूसरा सवाल, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट। इस क्षण पे, किस क्षण पे, जिस क्षण पे ये ब्लॉक ने अपना इस ग्राउंड से कांटेक्ट लूज किया, इस क्षण पे ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी और बड़ा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनिशियल पोजीशन से। ऑफ कोर्स ये बताइए, बिल्कुल बताएंगे, सुनना बेटा। इस ब्लॉक पर आखिर फोर्स कौन से हैं? अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ mg से, किसी एक्सटर्नल फोर्स ने पुल कर रखा है kt से। उसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा kt का cos थीटा और ये वाला आएगा kt का sin थीटा। ऑफ कोर्स ये जो ग्राउंड होगा ये बेटा किसी न किसी फोर्स से तो पुश कर ही रहा होगा, दैट विल बी द नॉर्मल। ये कहानी बेटा। वर्टिकल डायरेक्शन में जब तक ये ग्राउंड से कांटेक्ट लूज नहीं कर लेता तब तक तो ये ग्राउंड के कांटेक्ट में ही है, तब तक तो ऑफ कोर्स बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला नॉर्मल प्लस kt साइन थीटा जो है वो बैलेंस कर रहे हैं, तब तक किसको, mg को बैलेंस कर रहे हैं। तो नॉर्मल की जो वैल्यू है मुझे पता है, दैट इज mg माइनस kt का साइन थीटा। जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, वैसे वैसे तुम इस बात को देख पा रहे हो कि वैसे वैसे नॉर्मल की वैल्यू घटी, नॉर्मल की वैल्यू घटी। टाइम बढ़ेगा, बाहर साइन माइनस है तो नॉर्मल की वैल्यू वैसे लगातार घटेगी। नॉर्मल ऐसे बेटा कभी ना कभी घटते 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 कभी ना कभी नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे ही नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो गई, इस बात का मतलब है कि ग्राउंड ने अब ब्लॉक को जस्ट पुश करना बंद किया है, जस्ट पुश करना बंद किया है। इसका मतलब दैट इज द इंस्टेंट व्हेन द ब्लॉक हैज जस्ट लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। तो जब भी ब्रेक ऑफ या फिर लूजेस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट फ्रॉम ग्राउंड शब्द आए तो समझ जाना कि आपका नॉर्मल जीरो हो गया। अभी नहीं, हमेशा बेटा हमेशा कहानी यही रहेगी। तो नॉर्मल आपका हो गया है जीरो, और नॉर्मल को मैंने जीरो किया तो टाइम की मेरे पास वैल्यू आ गई है बेटा, टाइम की वैल्यू आ गई है mg अपॉन k साइन थीटा। ये वो टाइम है जिस टाइम पर बेटा आपका ये कॉन्टैक्ट जस्ट लूज करेगा। अच्छी बात है। ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी और उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पता करने के लिए तो मुझे ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन वर्टिकल में तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल भाई जब तक ब्रेक ऑफ नहीं करता तब तक तो एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो ही है। जो भी एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर इकलौता फोर्स है kt cos थीटा एंड इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया है k cos थीटा इंटू t अपॉन m। यह आपका एक्सेलरेशन आ गया। कब तक, शुरुआत से लेकर उस इंस्टेंट तक जिस इंस्टेंट पर आपका ब्लॉक जस्ट कांटेक्ट लूज करने वाला है, तब तक तो बेटा एक्सेलरेशन यही है। यह एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं बेटा, क्योंकि टाइम का फंक्शन है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लगातार एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बड़े आराम से लगा दे और आंसर आ जाते। तो क्या अब सवाल छोड़ देंगे क्या? अरे नहीं, सवाल थोड़ी छोड़ देंगे। इसी एक्सेलरेशन को हम बड़े इत्मीनान से लिख सकते हैं dv बाई dt।
dt को मैं लेकर गया ऊपर तो मेरे पास आ गया dv इज इक्वल्स टू k cos थीटा अपॉन m इंटू टी dt। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, जब टाइम जीरो था तो रेस्ट पे था तो वेलोसिटी जीरो, किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी विल बी v। छोटा सा इंटीग्रेशन है, मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू k cos थीटा अपॉन m बड़ा टी डी का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2। ये ले बेटा, किसी भी टाइम पर आपकी वेलोसिटी ये होगी, किसी भी टाइम पर आपकी वेलोसिटी होगी। कब से कब तक? शुरुआत से लेकर जब तक वो उठ नहीं जाता तो तब तक बेटा इसकी वेलोसिटी आप इस फंक्शन से दे सकते हो। एक बार उठ गया उसके बाद तो बेटा ऑफ कोर्स फिर तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जाएगी, तब उसके बाद नहीं कह सकता, लेकिन शुरुआत से लेकर जब तक वो जस्ट उठने वाला है तब तक तो बेटा वेलोसिटी आप बड़े आराम से इस तरह से बोल सकते हो। सर मुझे तो इस टाइम पर वेलोसिटी चाहिए, तो इस टाइम को उठाकर वहां रख देना, उस टाइम पर वेलोसिटी आ जाएगी। सर मुझे तो आपने डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रखा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है तो v को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं dx बाई डी टी, दैट इज k cos थीटा अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। डी टी को उधर ले जाओ तो हमारे पास आ गया dx इज इक्वल्स टू k cos थीटा अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, किसी भी टाइम टी पर लेट से डिस्प्लेसमेंट इज x। आसान सा इंटीग्रेशन है, आप बड़े आराम से प्यार से कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट विल बी x इज इक्वल्स टू k cos थीटा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब अपॉन 3, बड़ा नीचे 6m आ जाएगा। तो बेटा शुरुआत से लेकर जब तक वो ब्लॉक जस्ट उठने वाला है तब तक किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी चाहिए ये रही, किसी भी टाइम पर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ये रहे। सो मुझे तो एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं जिस टाइम पर जस्ट उठने वाला है, तो इस टाइम को उठा के यहां रख दीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगी, टाइम को उठा के यहां रख दीजिए तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। v इज इक्वल्स टू k cos थीटा अपॉन 2m इंटू mg अपॉन k साइन थीटा का स्क्वायर। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट इज कितना बेटा k cos थीटा अपॉन 6m इंटू टाइम का पावर 3। टाइम कितना है बेटा? किसी भी टाइम पर आपका डिस्प्लेसमेंट ये, अरे सॉरी किसी भी टाइम पे क्या, जिस टाइम पर उठने वाला है उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा समझ गए इस बात को? अच्छा सवाल था, आगे चल।